मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सहाचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हीगल का द्वंद्ववाद एवं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण कृतियों से संबंधित चर्चा की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और द्वंद्ववाद पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द डायग्लेटेड से हुई है और डायग्लेटेड ग्रीक भाषा के शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ है सामान्यतः तर्क वितर्क करना। लोग सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क वितर्क को ही महत्वपूर्ण आधार मानते हैं, अर्थात सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क वितर्क को ही सहारा लिया जा सकता था। यहाँ हम हीगल का द्वंद्ववाद पर चर्चा करें। हीगल एक आदर्शवादी थे, भाववादी थे, विचारवादी थे। वे सामान्यतः हमेशा आदर्शों के अंतर्गत या विचारों के अंतर्गत खोए रहते थे। वो कहते थे कि जगत का निर्माण सामान्यतः विचारों के माध्यम से ही देखा जा सकता है, अर्थात जगत के निर्माण का प्रधान तत्व सामान्यतः विचार ही माने जा सकते हैं। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति के अंतर्गत है और यह प्रवाह वाद प्रतिवाद एवं संवाद के अंतर्गत देखा जा सकता है, अर्थात विचारों के अंतर्गत ही सामान्यतः वाद और विचारों के अंतर्गत ही प्रतिवाद एवं संवाद की स्थिति देखी जा सकती है और यह संवाद पुनः वाद के अंतर्गत बन जाता है और यह वाद प्रतिवाद व संवाद के अंतर्गत चलता रहता है, अर्थात विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति के अंतर्गत है और यह प्रवाह वाद एवं प्रतिवाद को जन्म देता है। हीगल ने समझाने का प्रयास किया है कि गति विरोध के संघर्ष पर निर्भर करती है, अर्थात प्रत्येक विचारों के अंतर्गत सामान्यतः उसका प्रतिरोधी तत्व निहित होने के कारण समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह संघर्ष पुनः संवाद की स्थिति के अंतर्गत बदल जाता है और पुनः संवाद वाद की स्थिति के अंतर्गत देखा जा सकता है। हीगल यह समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज के अंतर्गत विचारों का जो वाद प्रतिवाद एवं संवाद की स्थिति है वह मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर देखी जा सकती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः वाद प्रतिवाद एवं संवाद का जो स्थिति है वह एकदम विस्फोट के आधार पर नहीं देखी जा सकती, अर्थात वह स्थिति छोटे छोटे विचारों के माध्यम से सामान्यतः बड़े विचार या द्वंद्ववाद की ओर गतिशील होती है। तो हम कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः विचारों का यह द्वंद्व मात्रात्मकता से गुणात्मकता की ओर देखा जा सकता है। विश्व का निर्माण विचारों के माध्यम से ही होता है। हीगल ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जगत का प्रधान तत्व सामान्यतः विचार ही है, अर्थात यहाँ हम हीगल के द्वंद्ववाद पर संपूर्ण चर्चा करें तो हीगल कहता है कि जगत का निर्माण सामान्यतः विचारों के माध्यम से ही देखा जा सकता है और विचारों में प्रतिरोधी तत्व निहित होने के कारण प्रतिवाद देखा जा सकता है और प्रतिवाद जब निष्कर्ष की स्थिति के अंतर्गत आता है तो सामान्यतः वह समाज की स्थिति के अंतर्गत बदल जाता है, अर्थात हीगल ने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि छोटी छोटी बातों पर सामान्यतः गाली गलौज होना और जब वह गाली गलौज की स्थिति सामान्यतः आगे बढ़ जाती है तो वह झगड़े के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है, उसके अंतर्गत कोर्ट केस होने लग जाते हैं तो वह प्रतिवाद की स्थिति को जन्म देता है। गाली गलौज वाद की स्थिति को झगड़े में परिवर्तित होकर सामान्यतः कानूनी कार्रवाई का होना प्रतिवाद तथा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत तथा कानूनों के द्वारा सामान्यतः समझौते की स्थिति आकर पुनः संवाद की स्थिति के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती है। विचारों का यह वाद प्रतिवाद एवं संवाद की स्थिति निरंतर देखी जा सकती है। यहाँ हम हीगल के साथ साथ
सामान्यतः मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर भी चर्चा करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि हीगल एक और जहां जगत का प्रधान तत्व सामान्यतः विचारों को मानने का प्रयास करता है, अर्थात हीगल कहता है कि जगत का निर्माण सामान्यतः विचारों के माध्यम से ही देखा जा सकता है, परंतु मार्क्स इस बात का खंडन करने का प्रयास करता है और यह कहता है कि जगत का प्रधान तत्व सामान्यतः विचार नहीं होकर भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, अर्थात विचारों का सामान्यतः निरीक्षण तथा परीक्षण नहीं किया जा सकता, परंतु पदार्थों का निरीक्षण तथा परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात मार्क्स कहता है कि जगत का प्रधान तत्व सामान्यतः भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। मार्क्स ने इस बात को भी दिखाने का प्रयास किया है कि भौतिक पदार्थों के अंतर्गत सामान्यतः गतिशीलता पाई जाती है। ये पदार्थ स्थिर अवस्था के अंतर्गत नहीं रहते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत सामान्यतः गतिरोध निरंतर देखा जा सकता है, इनमें रूप परिवर्तित होता रहता है। अर्थात आज कोई लकड़ी है वह कल फर्नीचर के रूप में बदल जाती है और फर्नीचर टूटकर पुनः संवाद की स्थिति के अंतर्गत बदल जाता है। भौतिक पदार्थों में द्वंद्वात्मक गतिशीलता होती है, अर्थात वाद एवं प्रतिवाद के अंतर्गत पदार्थों के अंतर्गत सामान्यतः वाद एवं प्रतिवाद के अंतर्गत गतिशीलता भी देखी जा सकती है। यह गतिशीलता ही समाज के अंतर्गत परिवर्तन की स्थिति को दिखाने का प्रयास करती है। मार्क्स कहता है कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः यह विकास जरूरी नहीं है कि सीधी सरल रेखा के अंतर्गत निम्न से उच्च की ओर ही जाए, बल्कि यह टेढ़ी मेढ़ी स्थिति के अंतर्गत भी देखा जा सकता है, अर्थात इसके अंतर्गत सामान्यतः कुछ रुकावट भी आ सकती है और वह फिर पुनः गतिशीलता की स्थिति के अंतर्गत भी जा सकता है। मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः पदार्थों में यह परिवर्तन एवं गतिशीलता की स्थिति मात्रात्मकता से गुणात्मकता की ओर देखी जा सकती है। उन्होंने मात्रात्मकता से गुणात्मक स्थिति को समझाने के लिए प्रयास किया है कि जिस प्रकार यदि हम पानी को गर्म करें तो पानी एक निश्चित सीमा तक गर्म होता चला जाता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि पानी गर्म होते होते भाप बनकर उड़ भी जाता है, तो वह रूप परिवर्तन की स्थिति के अंतर्गत देखा जा सकता है। इस तरह सामान्यतः पानी का वाद प्रतिवाद एवं संवाद की स्थिति के अंतर्गत भाप बनकर उड़ना आदि देखा जा सकता है। द्वंद्वात्मक मार्क्स ने समझाने का प्रयास किया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आर्थिक तत्वों के आधार पर ही होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत वाद प्रतिवाद एवं संवाद की यह स्थिति भौतिक पदार्थों के अंतर्गत पाई जा सकती है। यहाँ हम एक ओर हीगल का द्वंद्ववाद तथा दूसरी ओर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर कुछ अंतर को समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ हीगल विचारों को ही द्वंद्ववाद का महत्वपूर्ण आधार मानता है, वहीं मार्क्स विचारों को द्वंद्ववाद का महत्वपूर्ण आधार नहीं मानकर पदार्थों को ही जगत का प्रधान तत्व मानता है। जहाँ हीगल समाज के अंतर्गत सामान्यतः आत्म को विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास करता है, अर्थात विचारों के माध्यम से ही आत्म का विकास होता है, परंतु एक और मार्क्स समाज के अंतर्गत सामान्यतः पदार्थों की स्थिति के द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पदार्थों के द्वारा ही समाज में वर्ग उत्पन्न होते हैं और वर्गों पर सभी का उत्पादन के साधनों पर सभी का समान अधिकार हो तो सामान्यतः वर्ग विहीन समाज की स्थिति देखी जा सकती है। जहां एक और हीगल के द्वंद्ववाद तथा मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दोनों ने ही जगत की स्थिति को सामान्यतः पूर्ण रूप में समझाने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी इन सभी तत्वों के अंतर्गत कुछ आलोचनाएं हैं
कुछ बाधाएं हैं जिसके माध्यम से सामान्यतः यह पूर्ण रूपेण समाज पर लागू होने में सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाया है। जहां एक और हीगल ने समाज के अंतर्गत आत्म को विशेष महत्व प्रदान किया है, वहीं मार्क्स ने आत्म की उपेक्षा की है, अर्थात आत्म को कहीं पर भी दर्शाने का प्रयास नहीं किया है, वहां पदार्थों को ही विशेष महत्व प्रदान किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत अत्यंत ही अस्पष्टता की स्थिति देखी जा सकती है, अर्थात पदार्थों के माध्यम से जगत का निर्माण होना किस प्रकार से होता है, इन सभी को पूर्ण रूपेण स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं किया है। विचारों के माध्यम से जगत का निर्माण होना पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं है, अर्थात इनकी विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के अंतर्गत कुछ दोषपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं। थैंक यू।